Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So today I am going to discuss in the second part of this particular lecture that how to write thesis. तो दोस्तों आप फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर पाएँ. सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम थीसिस कैसे लिखते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं. So dear friends, previous part I have discussed in the lecture part 1, so you follow that, and now I will discuss about the literature. तो हम literature survey कैसे करते हैं, which is called as a literature and which is called as a review of literature. एक ही बात है, आप चाहे इसको literature बोलें चाहे आप review of literature बोलें, तो दोनों का मीनिंग सेम है. तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी थीसिस के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें तो इट शुड बी इन द स्टोरी फॉर्म, एक स्टोरी की फॉर्म में होना चाहिए. इट मीन इट इनिशिएट फ्रॉम 1 एंड इट एंड्स एट 100. सभी को ये समझ आना चाहिए कि आप इसमें क्या करने जा रहे हैं. सो बिकॉज इट इज़ फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम. जिस भी प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे थे दैट इज़ फोकस ऑन दैट. तो आपने अगर उस पर फोकस किया है तो इनिशियटली डिफाइन दैट प्रॉब्लम कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. फिर उसके बाद आप क्या बताएं कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. कितनी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में और आपके लोकल कंट्री में दैट इज सफर्ड फ्रॉम द और सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फिर आप उसमें बताएं कि व्हाट आर द अवेलेबल पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स, व्हाट आर द इंटरवेंशंस फॉर दैट, कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं विच आर अवेलेबल अबाउट दैट. देन आप उसके बाद उसमें बताएं व्हाट आर द पॉसिबल कॉज. तो जो भी डिजीज़ था उसके पॉसिबल कॉज क्या हैं, जहाँ जो आपका वर्क है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और इन फैक्टर को अच्छी तरह एक्सप्लेन करें एट ईच एंड एवरी पॉइंट. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका इंट्रोडक्शन जो पार्ट रहता है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 पेजेस. 10 पेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर आप PhD कैंडिडेट हैं, अगर आप M.Pharm में इट कैन बी सफिशेंट 4, 5, 6 पेजेस. तो दोस्तों ये जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है इट कैन बी टू वाइड, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रॉब्लम कैसा है और आप किस किस टाइप के मेथड पे काम करने जा रहे हैं. तो इसलिए जब भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखें इट कैन बी ऑफ 20 पेजेस, इट कैन बी ऑफ 25, इट कैन बी ऑफ 40, इट कैन बी ऑफ 60, लाइक दैट. तो आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको एक स्टोरी फॉर्म में लिखें. दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, सपोज इफ यू आर डूइंग एनी फॉर्मुलेशन और सिंथेटिक स्कीम, आप उसमें कोई सिंथेसिस करने जा रहे हैं और जहां आपने कोई मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन यू आर गोइंग टू डेवलप, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं कि हाउ यू विल डू योर सिंथेसिस. आप सिंथेसिस क्यों करना चाहते हैं, और जो इससे पहले किसी ने सिंथेसाइज किया है या किसी ने फॉर्मुलेट किया है व्हाट वाज देयर ड्रॉबैक्स. क्योंकि अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में उसकी ड्रॉबैक नहीं बताते तो दैट मीन ये जो वीकनेस है इसके ऊपर आपकी फॉर्मुलेशन का, जहाँ आपकी थीसिस की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर वर्क. तो जितनी देर आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं बताएंगे उतनी देर आपका जो टॉपिक है दैट विल नॉट बी ए पॉपुलर एंड दैट विल नॉट बी ए यू कैन से हाईलाइटेड एंड दैट विल नॉट बी ए गुड. तो आप दूसरे जो मेथड हैं उनका वीकनेस बताएं. सपोज इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मेडिकल और ए फार्माकोलॉजी, तो उसमें आप बताएं कि सपोज इफ़ यू आर टेकिंग एनी पेशेंट, सो व्हाई यू आर टेकिंग, और प्रीवियसली हाउ मैनी पेशेंट फॉर दैट प्रॉब्लम हैज़ ऑल बीन टेकन बाय समवन, और उसने उस पर काम किया, ही हैड वर्क ऑन दैट. तो आप ये चीज़ को जरूर बताएं, और बताएं कैसे, विद रेफरेंस. रेफरेंस मस्ट है. विदाउट रेफरेंस देर इज़ ए नो वैल्यू ऑफ लिटरेचर. आपके लिटरेचर की वैल्यू कब है, जब आप उसमें क्या करते हैं, रेफरेंस डालते हैं. आइदर यू आर सिंथेसाइजिंग समथिंग, आपने कोई नई ड्रग की सिंथेसिस की जहां आपने दो ड्रग को कंबाइन किया फॉर द मेथड डेवलपमेंट, जहां आपने कोई नया फॉर्मुलेशन किया, जहां आपने कोई
मॉडल जो है यू आर गोइंग टू डेवलप। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि सपोज आई हैव डेवलप सम मॉडल, जैसे मैं न्यूरो पे काम करता हूँ, तो इन दैट न्यूरो आई डेवलप सम मॉडल एंड इन दैट इट इज यूजफुल दैट एवरी पर्सन और प्रोफेसर शुड डू, कि जब आप देखें कि जैसे ये आया था कि जिंक इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द गैस्ट्रिक मोटिलिटी और इट इज़ यूजफुल फॉर द डाइजेशन, तो आप देखें तो जिंक सिर्फ जो है बच्चों को दिए जाते हैं। अगर सेकंड बोलें तो अल्मीनियम, सो अल्मीनियम जो है इट इज़ नॉट ए सेफ फॉर आवर बॉडी, तो अल्मीनियम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरो डिजेनरेशन बिकॉज इट इंटरफेयर विद द माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी सिंथेसिस as well as it increase the level of reactive oxygen species as well as it produce a excessive release of glutamate जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो दोस्तों जब भी मान लो आप क्या करते हैं, आप चाय कॉफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं, जैसे ब्लैक टी है जहाँ उसमें निकोटीन है जहाँ सम अदर कैफीन है, तो दे आर टू मच एक्साइटेटरी, वो आपके न्यूरॉन्स को डैमेज भी करती हैं बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। तो आप किस कंसंट्रेशन पे यूज़ करते हैं, तो अल्मीनियम का मॉडल आई हैव डेवलप इन रैट एज वेल एज इन जेब्रा फिश। तो इसमें हमने देखा था कि अल्मीनियम जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरो डिजेनरेशन। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी आप ऐसा काम करें, चाहे आप जिंक के बारे में बता रहे हैं, चाहे आप एक नई सिंथेटिक स्कीम के बारे में बता रहे हैं, चाहे आप एक नई फॉर्मुलेशन के बारे में बता रहे हैं, तो उसका बैकग्राउंड विद रेफरेंस जो है दैट मस्ट बी गिवन। अगर आप उसका रेफरेंस बैकग्राउंड नहीं देते, उसको आप अच्छे जर्नल के जो पेपर हैं उससे साइट नहीं करते, तो दैट इज नथिंग हैविंग ए नो वैल्यू, उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। सेकेंड इज द मेथड। तो जब आप मेथड लें, मेथड शुड बी क्लियर, जो आपका मेथड होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। मेथड इसलिए क्लियर चाहिए बिकॉज एवरीबॉडी इफ वांट टू यूज योर मेथड दे कैन अचीव देयर रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट्स को ले पाएँ, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आती हैं, वन इज कॉल्ड एज ए मटीरियल्स, अनदर इज कॉल्ड एज ए मेथड्स। वो इसलिए बिकॉज अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं फॉर बी फॉर्म, एम फॉर्म, बीएससी, एमएससी, देन आप उसमें मेथड लिख सकते हैं, यू आर यूजिंग ए सिंगल मेथड। बट अगर पीएचडी का काम हो देन दे यूज मोर देन वन मेथड। अगर पीएचडी का काम हो, आइदर यू आर पीएचडी और पीजी कोर्स, दे आर यूजिंग ए लॉट ऑफ मटीरियल। तो इसलिए मटीरियल और मेथड में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मटीरियल डिटेल, मटीरियल का आप डिटेल जरूर दें। सपोज अगर आप कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन का टेस्ट कर रहे हैं यूजिंग एनी एलिजा किट और ए वेस्टर्न ब्लॉट मेथड, आप न्यूरोट्रांसमीटर्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप वो टेक्निक को जरूर बताएं कि यू आर डूइंग विद HPLC, यू आर डूइंग विद HPTLC और यू आर यूजिंग एनी एलिजा किट। तो आप किस मेथड से आप अपना काम करने जा रहे हैं। जहां आप कोई सिंथेसिस कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल जो आप ले रहे हैं उसके बारे में जरूर बताएं कि दिस इज परचेज्ड फ्रॉम दिस कंपनी, दिस इज हैविंग ए दिस लेवल ऑफ प्योरिटी। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो काम है उसको कोई भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर नहीं की। तो इसको क्लियर जरूर करें, इट इज़ मस्ट, एंड ऑल दी टेक्निक्स शुड बी एक्सप्लेन। अगर कोलॉजी का स्टूडेंट है, दे आर यूजिंग, जैसे लिटरेचर सर्वे था तो ही कैन राइट सो मैनी मेथड, दैट मीन वो कह सकता है दिस इज ए फर्स्ट मेथड टू डेवलप दिस डिजीज, दिस इज ए सेकंड, दिस इज ए थर्ड, सो मैनी ही कैन राइट देयर। बट मटीरियल मेथड में वो उन्हीं मॉडल की बात करे जिस पे वो काम कर रहा है, अदरवाइज दूसरा कर रहा है तो इसका मतलब उस पे उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेथड और मटेरियल में उतना ही शो करें जितना कि आप कर रहे हैं। और थीसिस में एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि फर्स्टली डिसाइड लेस, कम डिसाइड करें एंड डू मोर, ज़्यादा करके दिखाएं। ऐसा ना हो कि आपने डिसाइड ज़्यादा किया है, यू हैव डिसाइडेड मोर बट डन लेस, आपने काम कम किया है। सो दिस इज़ वीकनेस, दिस इज़ स्ट्रेंथ।
अगर आप कम डिसाइड करते हैं, काम ज़्यादा करके दिखाते हैं, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर आप डिसाइड ज़्यादा करके चलते हैं, काम कम करते हैं, दिस इज़ ए वीकनेस पॉइंट। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। जब भी आप कोई मेथड देखें तो मेथड में कौन सी एनालिटिकल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ रिजल्ट आएंगे, आइदर दे आर इन टेबल फॉर्म, आइदर दे आर इन अदर फॉर्म। तो आप वहाँ पे ज़रूर क्लियर करें कि आपने जो मटेरियल मेथड लिखा है, एक तो डिटेल में लिखा है, दूसरा उसको टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं, यू हैव एक्सप्लेन दैट टेक्निक, एंड थर्ड इज़ एनालिसिस। आपने उसको एनालाइज करके देखा है, दैट वी हैव कंपेयर द रिजल्ट। आपने कंपेयर करके देखा है दैट देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द पर्टिकुलर थिंग। तो आप उसको ज़रूर चेक करें कि आपके रिजल्ट में क्या आया है, और जो भी आपका रिजल्ट रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, दिस पार्ट मटेरियल एंड मेथड पे। अगर आपका मटेरियल मेथड अच्छा नहीं है, आपने अच्छा नहीं लिखा, इट इज़ नॉट ए वेल रिटन, दैट मीन योर रिजल्ट्स आर आइदर फेक और यू हैव नॉट completed your result as per the material and method technique। तो इसमें अगर एनिमल पे आप काम करते हैं तो ये बताएं कि आपने एनिमल कहाँ से लिए, आपको अप्रूवल किससे मिला। अगर आप पेशेंट पे काम करते हैं तो मटेरियल मेथड में यू शुड क्लियर दिस थिंग कि आपने एथिकल अप्रूवल किससे लिया और व्हाट इज़ द मीटिंग नंबर ऑफ दैट एथिकल अप्रूवल, उसको जरूर क्लियर करें। सो नेक्स्ट इज़ द रिज़ल्ट। तो दोस्तों जब भी आप रिज़ल्ट लिखें, रिज़ल्ट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड इट शुड बी, you can say, well written, well explained, and it should be very simple and clear to everybody। ये clear होना चाहिए, because your result must be according to your hypothesis। जो आपने hypothesize किया, जो आपकी statement थी, उसके साथ आपका रिजल्ट जो है वो मैच करना चाहिए, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन एनी हाइपोथेसिस विच वाज जनरेटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम। आपने इसको प्रॉब्लम से जनरेट किया था, तो आपका हाइपोथेसिस जो है वो कब एक्सप्लेन होता है, जब आप अपने रिजल्ट पे काम करते हैं। तो आपके रिजल्ट जो हैं वो कैसे होने चाहिए, दे शुड सपोर्ट योर हाइपोथेसिस, दे शुड बी वेल रिटन, दे शुड बी इन द अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, एंड दे शुड बी सपोर्टेड विद द स्टैटिस्टिकल डाटा। उसमें जो आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है उसके साथ उसको सपोर्ट करें और उसको क्लियर करें कि मान लो कंट्रोल एनिमल में ये था, कंट्रोल पेशेंट में ये था, डिजीज पेशेंट और एनिमल में ये था, और ट्रीटमेंट किया तो ये था। दैट शुड बी वेल एंड क्लियर। ये क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, अदरवाइज नो बेनिफिट ऑफ योर रिजल्ट। नेक्स्ट इज ए डिस्कशन पार्ट। सो डिस्कशन आपका किस पे डिपेंड करता है। सपोज अगर हम देखें तो इफ़ यू विल से कि आपके पास किसी का डिस्कशन आ गया, तो आप डिस्कशन से क्या इमेजिन कर सकते हैं कि दिस कुड बी द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थीसिस। तो दोस्तों डिस्कशन से हमें रिजल्ट का पता चलता है। और दूसरा जो रहता है, रिजल्ट पार्ट इज योर ओन पार्ट। इसमें आपको किसी का रेफरेंस साइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप उसको डिस्कस करते हैं तो आप डिस्कस करें विद द ओल्ड रेफरेंस। किसी का रेफरेंस ले। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे मैंने एल्युमिनियम का बात किया, तो एल्युमिनियम इंक्रीज द न्यूरो डिजनरेशन, लो द लेवल ऑफ डोपामीन और अदर। तो अब ये तो मेरा रिजल्ट है, बट इसको सपोर्ट किससे करें, विद द ओल्ड रेफरेंस कि वी फाउंड दैट बाय दिस एट एल, इसने देखा इन द ईयर ऑफ 2019 कि एल्युमिनियम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसको दोनों स्टडी से कंपेयर करें, क्लिनिकल एज वेल एज प्री क्लिनिकल। तो जब आप क्लिनिकल स्टडी का रिजल्ट यहाँ लिखें, डिस्कशन लिखें, तो दैट डिस्कशन मस्ट बी सपोर्टेड विद द अवेलेबल रेफरेंसेस कि हाँ ऐसा किसी ने पहले रिपोर्ट किया है। तो इसको मस्ट है, और करें किससे, विद द रिसर्च स्टडी। डोंट ऐड द रेफरेंस इन द डिस्कशन फ्रॉम द रिव्यू स्टडीज, क्योंकि रिव्यू कैन बी ओनली ए स्टेटमेंट। तो आप उसमें रिसर्च स्टडी का क्या करें,
एक रेफरेंस डाल दें। नेक्स्ट इज़ द सेकंड पार्ट, डिस्कशन में आप अपना स्ट्रेंथ बताएं कि व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ। आप स्ट्रेंथ में दोस्तों आप क्या बता सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस एंड दिस आई हैव एवेलुएटेड बाय दिस न्यू टेक्निक। मान लो किसी ने एक्स को एनालाइज किया, ये कोई प्रोटीन था जिसको आपने फर्स्ट टाइम किया है, पीसीआर से किया है, जहाँ आपने वेस्टर्न ब्लॉट से किया है, जहाँ कोई आपने क्लिनिकली कोई पर्टिकुलर एलर्जी टू एनी ड्रग आपने फर्स्ट टाइम देखा है, जहाँ आपने कोई नई चीज़ रिपोर्ट की है, तो उसको आप ज़रूर देखें, बिकॉज दिस इज़ द स्ट्रेंथ एंड सेकेंड दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, कि आपने जो काम किया है दैट इज़ ए नोबल वर्क। और दूसरा क्या आ जाता है, वीकनेस। आप साथ की साथ एक तो वीकनेस बताएं कि व्हाट इज़ द वीकनेस, क्योंकि आपने जो डिज़ाइन किया था रिसर्च को दैट इज़ फ्रॉम हाइपोथेसिस टू योर प्रैक्टिकल वर्क, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप नहीं कर पाए, बिकॉज सम टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज, तो हम नहीं कर पाते, तो उसको थोड़ा ज़रूर बता दें कि व्हाट वाज द वीकनेस। कंक्लूजन, so conclusion should be goal oriented and it must be supported with data and it must be clear। आपका conclusion जो है ये शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर एक थीसिस का conclusion आप देखें तो विद इन 2 और मैक्सिमम 3 पेजेस में आप डाटा के साथ साथ सपोर्ट करके उसको शॉर्ट करें। 1 पेज conclusion कैन बी सफिशेंट आल्सो। तो उसको कंक्लूड करें और समराइज करें, व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स विच यू इंक्लूडेड। नेक्स्ट इज द फ्यूचर डायरेक्शन। तो दोस्तों जब भी आप अपना थीसिस करें, एक पेज ऐसा जरूर वहाँ पे यू शुड राइट देयर कि व्हाट कैन डू एनीबॉडी इन फ्यूचर। आपने जो किया फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो एक फ्यूचर डायरेक्शन जरूर दे दें, सो दैट योर रिसर्च व्हाट यू हैव डिड प्रीवियसली इट कैन गो फर्दर। तो कोई भी इसमें आने वाले टाइम पे आपका जूनियर, आपका कोई और पर्सन या एनीबॉडी कैन डू वर्क ऑन दैट, तो आप उसमें सुजेशन दें। देन बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस, जो आपके रेफरेंस हो दैट विल बी सपोर्ट टू योर डाटा। अब रेफरेंसेस थीसिस में यू कैन ऐड मोर नंबर ऑफ रेफरेंसेस लाइक 200, 250। तो दिस पर्टिकुलरली एक थीसिस का ये भी रहता है दोस्तों कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पीजी और अपना पीएचडी कर रहे हैं, कई बार उनका अपना अपना थीसिस का फॉर्मेट रहता है। कई बार वहाँ पे यूनिवर्सिटी से ये रिकमेंड करता है कि आपको 250 जो है टोटल रेफरेंस ऐड करना है, 300 करना है, 400 करना है, 100। तो इसमें कोई कमेंटेबल नहीं है, आप अपने जो यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म है उसको भी फॉलो करें। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए थीसिस और ए डेजर्टेशन। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, जो थीसिस है इट इज़ ए स्मॉल वर्क, कम पेजों में होता है, 60 पेज, 80 पेजेस और मैक्सिमम 100। जो डेजर्टेशन है आपका दैट इज़ ए लार्ज, इट कैन बी 200, 300 और 400। तो ये ज़्यादा पेजेस में होता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस लेंथ वाइज और डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशन। बट देन एथिक्स इन द थीसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एथिक्स क्या होने चाहिए। थिंग्स टू फॉलो, आपको क्या करना चाहिए, थिंग्स नॉट टू फॉलो नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द गोल ऑफ थीसिस। जब भी आप थीसिस करें तो आपको गोल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज नो वैल्यू इज देयर। देन नो द क्वालिटी ऑफ गुड थीसिस, हम अच्छी थीसिस कैसे लिख सकते हैं। सो क्वालिटी मीन आप जो लेके चल रहे हैं हाइपोथेसिस में, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसको आप रिजल्ट में क्लियर कर रहे हैं और उसको ही आप कंक्लूड कर रहे हैं। ये अच्छी थीसिस का एक फॉर्मेट होता है। सो अगर आप ऑब्जेक्टिव 10 लिख दें, एक्सप्लेन आपने 4 किए, 6 अभी पेंडिंग है, ये अच्छी थीसिस नहीं होती। सो दैट मीन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ गुड थीसिस। तो जैसे मैंने आपको पीपीटी में बताया, आपके ये हेडिंग मस्ट होने चाहिए और आप अंडरस्टैंड करें कि हम अच्छी थीसिस कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अच्छी थीसिस से आपका अच्छा पेपर निकलता है। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करें और जहाँ ज़रूरत है एब्रीवेशन का यू मस्ट ऐड एब्रीवेशन, अदरवाइज एट द लास्ट और आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट यू गिव ऑल द एब्रीवेशन, सारी की सारी एब्रीवेशंस को आप एक्सप्लेन करें। और बेटर मेथड इज़ कि आप इनिशियल जब भी एक बार आपने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में पार्किंसन डिजीज, थ्रू आउट थीसिस आप इसको पीडी लिखें वेयर यू रिक्वायर्ड, बार बार उसको शॉर्ट फॉर्म में ना बताएं। एक बार बता दिया तो नेक्स्ट में ऐसे ही चलें।
थिंग्स नॉट टू फॉलो, नेवर बी प्लेगराइज, दूसरे का डाटा कॉपी कभी ना करें क्योंकि ये अपराध है। नेवर राइट ए फॉल्स डाटा, कभी भी डाटा फॉल्स ना लिखें, क्रिएट ना करें क्योंकि इसमें भी प्लेगरिज्म के चांसेस हैं और यू कैन बी, योर थीसिस कैन बी टोटली वॉस, कोई बेनिफिट नहीं होगा उसका। डोंट यूज़ पैसिव वॉइस, यूज़ एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में लिखें जो काम आपने कर लिया है वो भी हमेशा यू शुड मेंशन इन द पास्ट, जो कर सकते हैं शुड बी इन द फ्यूचर, विल बी, शैल बी, लाइक दैट। डोंट यूज़ एब्रीवेशन नॉट डिफाइंड अर्लियर, जो आपने एब्रीवेशन को पहले डिफाइन नहीं किया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आप एब्रीवेशन, सो डोंट यूज़ एब्रीवेशंस नॉट डिफाइंड अर्लियर। दोस्तों अगर आपने पहले एब्रीवेशन जो यूज़ किया है उसको अगर आपने पहले डिफाइन नहीं किया, कहाँ पे, इन द इंट्रोडक्शन, सो डोंट ऐड दैट एब्रीवेशन इन द लेटर पार्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर और डिस्कशन। और अगर आपने इंट्रोडक्शन में पहले उसको डिफाइन कर दिया है देन यू ऐड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर थीसिस। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसके थीसिस कैसे लिखते हैं, व्हाट आर द पार्ट ऑफ थीसिस, ये बता दिया है। इस वीडियो को आप जरूर देखें और इसका फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वी विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। और आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि हम प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं, रिव्यू, रिसर्च और थीसिस का। तो इन वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।